Welcome to Enlighten Environment. Let's create harmony with the environment. Today we are discussing about the structure of atmosphere. जो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व होता है टाइम टू टाइम, यानी कि पहले कैसा था, आज कैसा है, और इन फ्यूचर जो ह्यूमन इफ़ेक्ट्स है, लाइफ जो इवॉल्व हुई है उसके एक्टिविटीज़ है, जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनके हिसाब से कैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है। नेचुरल एक्टिविटीज़ है जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन है, विंड्स, जो भी स्टॉर्म्स आते हैं, उन सब की एटमॉस्फेयर में क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। टोटल 4 चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आप लोगों को ये जो भी कंटेंट है गेट का, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो बुक्स की पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करते हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की हमारी, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? Our Earth is enveloped by deep blanket of gases extending several thousands of kilometers above its surface. This gaseous cover of Earth is known as the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? अपनी अर्थ जो है उसके सरफेस के आसपास में जो एक पूरी चादर बिछी हुई है गैसेस की एक चादर बिछी हुई है जो थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो एटमॉस्फेयर अर्थ से जुड़ा हुआ है। वो किस वजह से अर्थ के साथ चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है? तो कि वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स हेल्ड प्लेस बाय ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारे साथ यानी कि अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात थी एटमॉस्फेयर की। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज का जो हमारा प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन में हम देखते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मेजर कंपोनेंट है। और हम अगर परसेंटेज वाइज, वॉल्यूम का परसेंटेज वाइज देखें एटमॉस्फेयर का, तो ऑलमोस्ट 98 to 99% ये दो ही गैस हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन पहले से ऐसा नहीं था, उसका इवोल्यूशन हुआ है 2-3 स्टेजों में। उसके बाद ये हम आज की जो प्रेजेंट कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की, ये हमें मिली है। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेज है कि द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर, यानी कि जो असली में जो पहले एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हो गया। ठीक है, जो अर्थ पर सबसे पहला एटमॉस्फेयर था उसका लॉस हो गया ड्यू टू सम नेचुरल एक्टिविटीज़ जो उस टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम में हुई। ये सिर्फ अर्थ के साथ ही हुआ ऐसा नहीं है, पूरी हमारी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी प्लैनेट्स में ये एक्टिविटी कॉमन थी कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन और हीलियम का जो भी एटमॉस्फेयर था वो सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर लॉस हो गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज शुरू हुआ। सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जो भी हमारा अर्थ थी वो काफ़ी हॉट थी, यानी कि काफ़ी गर्म थी, उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई था। तो वो धीरे धीरे कूल होना शुरू हुई, उसका कूलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। कंडेंसेशन की वजह से अर्थ ने गैसेस रिलीज़ किए, अर्थ कूल होती गई और गैसेस रिलीज होते गए। उसमें कई सारे गैसेस रिलीज़ हुए। फिर उसके साथ ही वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहे अर्थ पे। वॉल्केनिक इरप्शन में भी कई सारे डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस है, वो सारे रिमूव होते रहे। उससे एक पूरा लेयर क्रिएट हुआ गैसेस का, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, सबका एक लेयर क्रिएट हुआ।
और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के साथ जुड़ा रहा और उसी से हमारे एटमॉस्फेयर का क्रिएशन हुआ। तो हमारा एटमॉस्फेयर उसी से क्रिएट हुआ। फाइनली द लास्ट स्टेज इज कि लिविंग वर्ल्ड क्रिएट हुआ, यानी कि लाइफ का इवॉल्वमेंट हुआ। और ये जो लाइफ इवॉल्व हुई उससे कई सारी प्रोसेसेस हुई, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उससे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो सकी और ऑक्सीजन का इवॉल्वमेंट हुआ एटमॉस्फेयर में। पहले जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो उसमें क्या क्या था, कौन से गैसेस थे वो देखते हैं। तो ये पूरा हम एक फ्लो डायग्राम की मदद से देखेंगे, हेल्प से। ये फ्लो डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो हमारा है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है एटमॉस्फेयर। फिर सोलर विंड्स बहती है पूरे सोलर सिस्टम में हमारे, उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो जाता है। अर्थ पर अभी काफ़ी कम गैसेस बची है, एटमॉस्फेयर इतना डेंस नहीं है, बहुत ही लो हो चुका है। फिर क्या होता है कि जो वार्म अर्थ है उसका कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। इससे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हमारा है उसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उसका फर्स्ट फेज बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसका फर्स्ट स्टेज शुरू हुआ कूलिंग ऑफ अर्थ के साथ। अब ये जो कूलिंग ऑफ अर्थ हुआ उसके साथ जो गैसेस रिलीज हुए, कंडेंसेशन ऑफ अर्थ के साथ जो गैसेस रिलीज हुए, जैसे कि वाटर वेपर है, नाइट्रोजन, मीथेन, फिर एमोनिया, वो जो सारे गैस रिलीज हुए उस प्रोसेस को हम डीगैसिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डीगैसिंग प्रोसेस। इस डीगैसिंग प्रोसेस की वजह से पूरा हमारा एक प्राइमरी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसमें वाटर वेपर थी, N2CH4, एमोनिया यानी कि NH3 जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। अब ये जो वाटर वेपर था हमारा, अर्थ तो कूल हो रही है, तो अर्थ जैसे जैसे कूल होती गई टेम्परेचर उसका कम होता गया। उसकी वजह से जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस हुई। अगर वाटर वेपर कंडेंस हुई तो उसके ड्रॉपलेट्स बने, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बने। उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन की वजह से जहाँ पर अर्थ में जहाँ पर खाई थी या फिर गड्ढे थे वहाँ पर बड़ा ओशन यानी कि महासागर या फिर हम जिसे समुद्र बोलते हैं उसका निर्माण हुआ, यानी कि ओशन फॉर्मेशन हुआ। ओशन फॉर्मेशन अप्रॉक्स 4000 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, यानी कि आज से 4000 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। ठीक है, फिर 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स अगो में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। सबसे पहली बार जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो ऑक्सीजन जब क्रिएट हुई, यानी कि जब ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आई उससे पहले हो चुकी थी लाइफ क्रिएट। तो ऑक्सीजन की वजह से लाइफ इवॉल्वमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो अर्थ पर हम ऐसा नहीं रीज़न दे सकते कि ऑक्सीजन है इसीलिए लाइफ है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं था उससे पहले भी लाइफ तो थी। ठीक है, और वो लाइफ थी जो साइनोबैक्टीरिया है आपका, वो सबसे पहली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। सबसे पहले इवॉल्वमेंट हुआ लाइफ में उसमें साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को सस्टेन करने के लिए किसी भी तरह के ऑक्सीजन या ऐसा कोई भी गैस नहीं चाहिए था। वो CO2 लेके ज़िंदा था, मतलब उसके सस्टेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करता था और O2 रिलीज़ करता था, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करता है उसी तरह पे। अब ये जो लाइफ थी वो ओशन तक सीमित थी, सिर्फ ओशन में ही लाइफ बिगन हुई थी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हुई ओशन में। उससे क्या हुआ कि O2 रिलीज़ हुआ, फोटोसिंथेसिस थे। O2 जो रिलीज़ हुआ वो पहले ओशन में गया। ओशन फिर उसकी लिमिट थी कि एक लिमिट तक ही वो किसी भी गैस को O2 को कैप्चर कर सकता है। उसके बाद उसका सेचुरेशन आ गया तो वो जो O2 थी, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस थी, वो फ्लड होना स्टार्ट हो गई एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जो भी ह्यूमन लाइफ की एक्टिविटीज़ है उससे ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुई और उससे हमारा जो प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हुआ। इसके बाद कई सारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुई, ह्यूमन ने कई एक्टिविटीज़ की, उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहे।
वो चेंजेस हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। जैसे कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, फिर आइस मेल्टिंग है, वो सारी चीज़ें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एटमॉस्फेयर में और जो नेचर में चेंजेस हुए हैं उसी की वजह से हो रही है। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज़ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जैसे अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, वो सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्लूड है। फिर वाटर वेपर, यानी कि मॉइस्चर, जो भी इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो वो वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में है। डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। देखते हैं कि गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। द प्रपोजन ऑफ गैसेस चेंजेस विद द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट कि ऑक्सीजन जब हम ऊपर ऊपर जैसे ही अर्थ के सरफेस से हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि हम ऊपर चले जाएंगे जैसे ही अल्टीट्यूड में, तो हमारा जो एयर है और गैसेस का जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा। जैसे कि एक 120 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी आपको 90 किलोमीटर तक ही मिलेगा। अर्थ सरफेस से 90 किलोमीटर आप अबव जाएंगे तो वहाँ पर 90 किलोमीटर्स तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिल सकती है। उसके आगे फिर हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी सारे लेस डेंसिटी वाले गैसेस हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो एल्टीट्यूड के साथ गैसेस और डेंसिटी चेंज होती रहती है, टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। उसके हिसाब से पूरा हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं गैसेस। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑक्सीजन है, तो उसी की वजह से ह्यूमन और लाइफ सस्टेन हो रही है, क्योंकि ह्यूमन और लाइफ को सस्टेन करने के लिए आज ऐसा है कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सब गैसेस के अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और अपने अपने पर्पज़ हैं। उसी की वजह से ये जो पूरे स्टेबिलिटी में अर्थ है वो इन सब गैसेस और उन सब की वजह से है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो क्यों? तो कि वो इसलिए कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके सामने तो वो ट्रांसपेरेंट रहती है, बट जो आउटगोइंग रेडिएशन है टेरेस्ट्रियल की वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटगोइंग रेडिएशन है सोलर का उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम नहीं हो जाता और जो टेम्परेचर है वो एक स्टेबल रहता है। ठीक है, दिन में और रात के टेम्परेचर में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये गैसेस नहीं होती तो क्या होता कि दिन में आपका टेम्परेचर अभी 30-25 डिग्री सेल्सियस है, तो रात को वो कम होकर -50, -60 वहाँ तक पहुँच जाता। तो ये चेंजेस इतना बड़ा जो गैप है वो इन गैसेस की वजह से है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, जो सोलर रेडिएशन है उसे एब्जॉर्ब करके। तो इट इज़ लार्जली CO2 इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। The volume of the gas is constant, but the volume of carbon dioxide has been rising in the past few years or few decades, mainly because of a burning of fossil fuels. जैसे कि आप देख सकते हो आजकल बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वो किस वजह से है? तो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ चुका है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में काफ़ी बढ़ चुकी है। उसकी वजह से जो गर्मी है, जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ओजोन के बारे में देखें तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट गैस है। इसी की वजह से, दो वजह से, एक तो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और दूसरा कि जो भी हमारी सन से आती है, जो यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, जो सोलर रेडिएशन है, हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, हमारी स्किन के लिए, उसे वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक है। तो जो भी यूवी लाइट है उससे हम अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ओजोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन की लेयर कहाँ पर आई हुई है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में है, 10 to 15 किलोमीटर्स के बीच में। ओके, तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उससे भी अर्थ का वो टेम्परेचर स्टेबल रखने में हेल्पफुल है। दूसरे कंपोनेंट है वाटर वेपर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि कौन सी गैस कितनी अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की है, 78.08% ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन हम नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से हम यूज़ करते हैं हम, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कोई भी ऑक्सीजन का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता। वो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और उसकी प्रोसेस में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो सॉइल में नाइट्रोजन को डिकम्पोज करते हैं और उससे नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उससे सॉइल में नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हुआ नाइट्रोजन का, वो जो भी सारे प्लांट्स हैं हमारे और ट्रीज़ है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। उसी से चेन आगे बढ़ती है, जैसे कि वो प्लांट्स और ट्रीज़ है उसे एनिमल और ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन आती है। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95%, यानी कि राउंड ऑफ 21% जितनी ऑक्सीजन है, जिसे हम हमारी श्वासोश्वास की क्रिया में यूज़ करते हैं। सांस लेने में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर है आर्गन, जो एक अक्रिय वायु है, नॉन रिएक्टिव गैस है, वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। नियॉन 0.002%, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड हाइड्रोजन। ओके, आपको शुरू के जो ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन, नियॉन, 3-4 के परसेंटेज याद रख लेना, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तक तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.36% कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज थे वो 0.027 या 28% था, और अब बढ़कर कितना हो गया है 0.36%। काफ़ी बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन इतना बढ़ चुका है। उससे भी हमारा जो एटमॉस्फेयर का, अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो उसी से आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। और ये बढ़ने का कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेस ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑटोमोबाइल एमिशन, जितने भी सारे सोर्सेज हैं एमिशन के, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, अमाउंट है, वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होती जाती है। एंड इन अ वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर 4% एयर बाय वॉल्यूम, while dry and cold areas of desert and polar region it may be less than 1% of the air। तो जो वार्म और ट्रॉपिक एरिया है, ट्रॉपिक जोन्स है, वार्म और ट्रॉपिक जोन, यानी कि गर्म और जो इक्वेटोरियल वाली जगह है, वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 4%। जो हमारी टोटल एयर है उसका 4% जितना वाटर वेपर है। और जहाँ पर ड्राई और कोल्ड एरियाज़ है, जैसे कि कोई डेजर्ट है या फिर पोलर रीजन्स है, वहाँ पर ये आपकी वाटर वेपर घटकर, मॉइस्चर घटकर लेस देन 1% हो जाता है। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से हम शुरू करते हुए पोल की तरफ जाएंगे तो जो वाटर वेपर है उसकी अमाउंट डिक्रीज़ होती जाएगी, वाटर वेपर डिक्रीज़ होता जाएगा एटमॉस्फेयर में।
It also absorbs a part of insolation from sun and preserve the earth's radiated heat. यानी कि जो काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ओजोन करते हैं कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है सोलर रेडिएशन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल रखने में हेल्पफुल है. ओके, तो हमारी वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस हुई. It does act like a blanket, allowing Earth neither to become too cold or too hot. जैसे कि हमने बोला कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देता और ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता. एक स्टेबल टेम्परेचर रखने में हेल्पफुल है हमारी वाटर वेपर. ओके, आगे बात करते हैं डस्ट के बारे में. डस्ट पार्टिकल्स वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आते हैं और उसका क्या यूज़ है, वो किस लिए हमें एटमॉस्फेयर में हेल्पफुल है. ओके, तो सबसे पहले कहाँ से आते हैं तो उसके बारे में देखें. तो डस्ट पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि उसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, स्मोक शूट, ऐश, पोलेन्स, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स. जो भी मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं और उससे जो पार्टिकल्स रिमूव होते हैं जलने की वजह से, जो भी सारे वो वहीं पर एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं. उसकी वजह से भी पार्टिकल्स हो जाते हैं. फिर जो सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, विंड की वजह से उसके साथ चले जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में. पोलेन्स है, ऐश है, ये सारे पार्टिकल्स मिलकर डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड in a lower layer of the atmosphere, yet conventional air currents may transport them to a great height. आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मोस्टली आपको लोअर लेयर्स में, यानी कि अर्थ सरफेस के ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, जो निचला हमारा सरफेस है उससे कुछ हाइट तक ही आपको ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल्स मिल सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल हमारी करंट्स है, जो विंड्स बहती रहती है कन्वेंशनल करंट्स, उसके साथ बहकर ये ज़्यादा ऊंचाई पर भी जा सकते हैं. द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. ओके, यानी कि 23 डिग्री से 23.5 डिग्री से लेकर 66.66.5 डिग्री, ये जो आपका रीजन है उसके बीच में आपको डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन. आपको इक्वेटोरियल में भी, यानी कि इक्वेटर के आसपास के रीजन में भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे और पोलर रीजन में भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे. जो टेम्परेट रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, टेम्परेट होता है, वहाँ पर आपको डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे. अब डस्ट पार्टिकल्स का यूज़ क्या है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, जिससे कि प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है. Dust and salt particles are act as a hygroscopic nuclei around which water vapor condense to produce a cloud. यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखते हैं, उससे वाटर अट्रैक्ट होता है. वाटर वेपर के जो ड्रॉपलेट्स है, जो भी वाटर वेपर है उसके साथ अट्रैक्ट होती है और वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वाटर वेपर कंडेंस हो सके. ठीक है, अगर ये डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए एक सरफेस नहीं मिलेगा, तो उससे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा और उससे प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा. ओके, तो ये डस्ट पार्टिकल्स के बारे में था. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में. तो कितने पार्ट में हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसे 5 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है. और ये क्यों डिवाइड किया हुआ है, वो टेम्परेचर और जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस है, उसके हिसाब से इसे डिवाइड किया हुआ है अलग अलग जोन में, अलग अलग स्फीयर में. टोटल 5 स्फीयर है. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट डिफरेंट लेयर विथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर. डेंसिटी इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. यानी कि आपके अर्थ सरफेस पे, हमारी अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है. The column of atmosphere is divided into 5 different layers depending upon the temperature condition. हमें इसे 5 जोन में डिवाइड किया हुआ है. कैसे डिवाइड किया हुआ है, तो वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ये जोन्स हमने क्रिएट किए हुए हैं. सबसे पहला जोन है ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर,
फिर मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर एंड द लास्ट इज एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी यहाँ पर ये रेंज दी हुई है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर्स, यहाँ पर कोई रेंज नहीं है, ये 50 किलोमीटर्स तक ही है। मेसोस्फीयर 50 से लेकर 80 किलोमीटर्स तक, थर्मोस्फीयर 800 किलोमीटर्स तक एंड देन एक्सोस्फीयर 3000 किलोमीटर्स तक। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर में हमने रेंज क्यों दी हुई है, उसका रीज़न है कि जो इक्वेटोरियल रीजन है हमारा, वहाँ पर आपको ट्रोपोस्फीयर हमें 18 किलोमीटर तक फैला हुआ मिलता है। यानी कि वहाँ पर ट्रोपोस्फीयर की लेंथ 0 टू अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर तक है, जबकि पोलर रीजन में यानी कि दोनों पोल्स पर आपकी जो हाइट है ट्रोपोस्फीयर की वो 8 किलोमीटर तक ही मिलती है, 8 किलोमीटर्स तक ही। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि 2 रीज़न मेन है। एक अर्थ की जो शेप है, जो जियोइड शेप है अर्थ की, गोल नहीं है, सर्कल नहीं है, अर्थ जियोइड है, जो दोनों पोल्स के पास दबी हुई है। और जो इक्वेटोरियल है हमारा अर्थ का इक्वेटर है, वहाँ से थोड़ी फूली हुई है। उससे क्या होता है, रेडियस चेंज हो जाती है अर्थ की। जहाँ पर पोल्स है, दोनों पोल्स के पास हमारी रेडियस कम है थोड़ी, और इक्वेटर के पास रेडियस ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि इक्वेटर पर थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा और पोल्स पर ग्रेविटी थोड़ी मजबूत होगी, ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगेगा हमारे पोल्स पर। उसकी वजह से गैसेस ज़्यादा खिंची हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है अर्थ सरफेस से, ज़्यादा फैल नहीं पाती ट्रोपोस्फियर में। ओके। और जहाँ पर इक्वेटर पर आपका गैसेस फैल जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि टेम्परेचर, यानी कि सोलर रेडिएशन। सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन इक्वेटोरियल पार्ट में मिलता है, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक। ठीक है, तो वो जो बीच का इक्वेटोरियल पार्ट है हमारा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर लाइट मिलती है हमें। उससे क्या होता है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ की जो एयर है वो लेस डेंस होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, और जिसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होगी जिस गैस की, वो ऊपर उठेगी। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेटर रीजन में जो हमारी गर्म गैस है वो ऊपर उठती है। उसकी वजह से जो ट्रोपोस्फियर है वो ज़्यादा किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके। और जहाँ पर पोल्स है वहाँ पर इतने ज़्यादा सोलर लाइट नहीं मिलती है, सोलर रेडिएशन कम होती है, वहाँ का टेम्परेचर भी कम होता है। उसके लिए वहाँ पर जो एयर है वो डेंस होती है, और जो डेंसिटी ज़्यादा होती है जिस एयर की, वो सरफेस की तरफ यानी कि नीचे गिरती है। ओके, तो ये समझ में आ गया ट्रोपोस्फियर का रेंज क्यों दी हुई है और क्या ट्रोपोस्फियर में ये डिफरेंस क्यों है। स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर आया हुआ है, उसका टेम्परेचर कब कैसा है और किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी देख लेते हैं मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर आपका 80 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, और थर्मोस्फियर वो 800 किलोमीटर्स तक। और थर्मोस्फियर में आपका आयोनोस्फियर आया हुआ है। आयोनोस्फियर जहाँ पर जो गैस है वो आयंस के फॉर्म में रहती है, यानी कि अभी O2 है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं किसी का भी आयोनाइजेशन होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में डिवाइड हो जाता है। अभी O2 है तो उसका आयोनाइजेशन होगा तो O+ एंड O- होगा। तो वहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है, सोलर का हमारा जो सूर्य प्रकाश है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो गैस को तोड़ देता है, गैस के पार्टिकल्स को, न्यूक्लियर को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स जो टूट गए वो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्रिएट हो जाते हैं। इससे एक पूरा जोन क्रिएट हुआ है, उसे हम आयोनोस्फियर बोलते हैं। वो थर्मोस्फियर में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद है एक्सोस्फियर। अब उसका हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जोन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टेम्परेचर को। ओके, उससे पहले देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो उसे डिवाइड करती है जो लाइन, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ओके, ट्रोपोपॉज। फिर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को जो लाइन डिवाइड करती है, जो एरिया, उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। एंड मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर को जो डिवाइड करती है उसे कहते हैं मेसोपॉज। बराबर।
तो मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज एंड ट्रोपोपॉज। अब देखते हैं टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंस आते हैं स्फीयर के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है। जैसे ही हाइट बढ़ रही है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और जो ट्रोपोपॉज है उसके आसपास एक्चुअली -60 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। फिर यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है वहाँ से टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट करती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हुए जहाँ पर स्ट्रेटोपॉज है यानी कि स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म होता है, वहाँ पर फिर से 0 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर आ चुका है। ठीक है, तो -60 से 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर फिर से पहुँच चुका है। फिर मेसोस्फियर में फिर से घट रही है टेम्परेचर कम हो रहा है फिर से, और बाद में थर्मोस्फियर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये दो रीजन में इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है? ठीक है, हाइट के साथ हमने तो पढ़ा था कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यानी कि कम होता जा रहा है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर में और ये थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? तो उसका रीज़न है कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, और हमने आगे देखा था कि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, और दूसरा कि ओजोन हमें जो यूवी रेज आती है सोलर रेडिएशन से, सूर्य से, हमारी जो सन से यूवी रेज आती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उसकी वजह से जो सारी गर्मी है, जो भी सारा रेडिएशन है, उसकी जो वार्मनेस है वो ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। तो उससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जो ओजोन लेयर है उसका टेम्परेचर पूरा इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है ट्रोपोस्फियर में। फिर स्ट्रेटोस्फियर आता ही ओजोन लेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ओजोन लेयर की वजह से। ठीक है, क्योंकि वो सारी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है ग्रीन हाउस गैस है। फिर मेसोस्फियर में हमारा जो नॉर्मल है, हमारा फिनोमेना वही लगेगा कि मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, वो अप्रोक्सीमेटली -90 तक चला जाएगा मेसोस्फियर में। फिर आया थर्मोस्फियर में फिर इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर। तो उसका रीज़न क्या है? तो हमने अभी देखा था कि थर्मोस्फियर में आयोनोस्फियर आया हुआ है। ठीक है, और आयंस मूवमेंट में होते हैं। जैसे ही आयंस टूटते हैं, वो पार्टिकल्स जो सन रेडिएशन आ रहा है उससे जो गैसेस के पार्टिकल्स टूटेंगे उससे हीट रिलीज़ होगी। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि किसी भी एक न्यूक्लियर को या फिर किसी भी एक पार्टिकल को तोड़ने के लिए टूटता है वो, तो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, कंबाइन होने पर भी और टूटने पर भी एनर्जी रिलीज़ होती है। उसकी वजह से यहाँ पर आयोनोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा था एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। अभी आपकी 2-4 टर्म्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जो एयर पॉल्यूशन का भी आपका पार्ट होगा उसमें भी वो कवर होगा, इसलिए उसे यहाँ पे कवर नहीं किया है। जैसे कि आपका लैप्स रेट है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट है, फिर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये सारे पॉइंट्स। और जो स्ट्रेटोस्फियर और ओजोन फॉर्मेशन है आपका, वो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें पूरा ओजोन फॉर्मेशन से लेकर डेप्लेशन की पूरी थियरी देखेंगे, स्ट्रेटोस्फियर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमने एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री शुरू कर दी है, साथ ही में हम फंडामेंटल केमिस्ट्री और एयर पॉल्यूशन, और उसके साथ ही वाटर रिसोर्सेज, यानी कि आपके 3 चैप्टर्स एक साथ में, 4 चैप्टर्स एक साथ स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। जय हिंद।